Good morning students and my dear friends, today is 15th of November 2023 Wednesday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज विदाउट स्टडी द सोल इज सिक। आज के मिंट पेपर की ये 11 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की 12 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 11 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, डॉजी डील्स फेसिंग ग्रेटर आरपी स्क्रूटनी। आरपी स्टैंड्स फॉर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो बैंक करप्सी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो कि आईबीसी कोड के तहत काम करते हैं, उन्होंने रिसेंटली स्टेप अप किया है उन सारे ट्रांजैक्शन को स्क्रूटिनाइज करने के लिए जो कि सस्पेक्टेड हैं। तो किसी भी कंपनी की बैंक करप्सी फाइलिंग से पहले जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स हैं, दे आर एक्चुअली स्क्रूटिनाइजिंग ऑल सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शंस एंड मूविंग ट्रिब्यूनल्स टू रिवर्स ट्रांजैक्शंस totaling 23,700 crore in the quarter of September alone. तो सितंबर क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 23,700 करोड़ के जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिवर्स करने के लिए जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स हैं, दे आर मूविंग टू ट्रिब्यूनल्स। और अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो मार्च के क्वार्टर में इस तरह के अप्रॉक्सीमेटली 24 क्वेश्चनेबल ट्रांजैक्शंस थे जो कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स ने आइडेंटिफाई किए थे। इसके बाद जून में ये इंक्रीज होकर के 76 हो गए और सितंबर में ये जो ट्रांजैक्शंस हैं अप्रॉक्सीमेटली 78 पहुंच गए हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो नंबर्स के टर्म में 78 ऐसे फ्रॉडुलेंट या क्वेश्चनेबल ट्रांजैक्शन रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स ने आइडेंटिफाई किए हैं जिनका जो वैल्यूएशन है अप्रॉक्सीमेटली 23,700 करोड़ का है। अगर हम पिछले क्वार्टर्स में अगर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट इन्वॉल्व रोज एज वेल। अप्रॉक्सीमेटली 2,475 करोड़ के इस तरह के ट्रांजैक्शन मार्च क्वार्टर में देखे गए थे। जून में ये इंक्रीज होकर के 10,220 करोड़ के हो गए हैं और सितंबर में जैसा कि हमने डिस्कस किया अप्रॉक्सीमेटली 23,700 करोड़ के इस तरह के वैल्यूएशन के ट्रांजैक्शंस देखेंगे। तो नंबर्स के टर्म्स में भी, वैल्यूएशन के टर्म्स में भी इस तरह के फ्रॉडुलेंट, प्रेफरेंशियल और अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शंस कंपनीज में आइडेंटिफाई किए हैं रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स ने और इसकी रिपोर्टिंग ट्रिब्यूनल्स में भी करी है। तो इस तरह की जो फाइलिंग्स ट्रिब्यूनल्स में हो रही है कहीं ना कहीं ये शो कर रही है कि जो लेंडर्स हैं दे आर कीन टू रिकवर एनी इनएप्रोप्रिएटली एलिनेटेड असेट। जनरली इस तरह के जो ट्रांजैक्शंस हैं जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स ने आइडेंटिफाई किए प्रेफरेंशियल होते हैं, किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को, टेंडर को, सप्लायर को प्रेफरेंस देते हुए किए जाते हैं या तो अंडर वैल्यूएशन में किए जाते हैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को बेनिफिट देने के लिए, या फ्रॉडुलेंट होते हैं मतलब ऐसे ट्रांजैक्शंस हुए ही नहीं, सिर्फ पेपर में दिखाए जा रहे हैं इन ऑर्डर टू बेनिफिट एनी टॉप मैनेजमेंट पोजीशन। और डेफिनेटली इस तरह के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ये कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए नुकसानदायक होते हैं, उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट होते हैं। तो डेफिनेटली कोई भी कंपनी जब उसके लिए बैंक्रप्सी फाइलिंग के लिए जाती है तो इस तरह के असेट्स या इस तरह के एलोकेशंस या इस तरह के ट्रांजैक्शन को रिवर्स करने की कोशिश करी जाती है और मैक्सिमम रिकवरी करने की कोशिश करी जाती है। तो जो लेंडर्स हैं कंपनीज के वो इस बार और ज़्यादा कीन है कि इस तरह के जो इनएप्रोप्रिएट असेट्स हैं जिनको इनएप्रोप्रिएटली एलोकेट किया गया है, इंडॉक किया गया है, उनकी मैक्सिमम रिकवरी कर ली जाए बिफोर एनी कंपनी गो इनटू रिजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ आईबीसी। So this is all about rising filing that shows lenders are keen to recover any inappropriately allocated asset। और हम देख सकते हैं Q4 of financial year 23, Q1 of financial year 24, Q2 of financial year 24 का डेटा दिया हुआ है। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट और ये डेटा IBBI का सोर्स है, मतलब IBBI के वेबसाइट से इस डेटा को उठाया गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। Inoxgel bets big on battery chemicals in $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट। तो INOX-GFL ग्रुप जो है वो प्लान कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन के इन्वेस्टमेंट। तो एक इंटरव्यू में मिस्टर देवांश जैन जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं INOX-GFL के, उन्होंने बोला है कंपनी अप्रॉक्सीमेटली $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान कर रही है फॉर अपकमिंग 3 to 4 ईयर्स और डिफरेंट सेगमेंट में। इसमें कौन कौन से सेगमेंट या कौन कौन से सेक्टर इंक्लूड है? तो सबसे पहला बैटरी केमिकल,
ग्रीन हाइड्रोजन, विंड एनर्जी सर्विसेज। तो ओवरऑल जो सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो सबसे बड़ा पार्ट है वो इंडिया के लार्जेस्ट जो बैटरी केमिकल फैक्ट्री है जो कि गुजरात में प्लांट है उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो डेफिनेटली इंडिया के लिए ये एक बहुत ही अच्छा बिग इन्वेस्टमेंट है एज एन इकोनॉमी। और अगर कंपनी की बात करें तो डेफिनेटली इंडिया में ऑल दीज सेक्टर्स आर एक्चुअली सनराइज सेक्टर। तो कंपनी के लिए ये सनराइज सेक्टर है, बुलिश सेक्टर है, जिसमें इन्वेस्ट करने से कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब देख लेते हैं मिनट के शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स। बैकडेटेड इनवॉइसेस इन भारत पे फ्रॉड। तो भारत पे के अगेंस्ट जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग EOW दिल्ली का जो इन्वेस्टिगेशन है, उस इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि एक रिक्रूटमेंट फर्म जो कि भारत पे से एसोसिएटेड है उसने फेक इनवॉइसेस जनरेट किए हैं, फेक बिल्स जनरेट किए हैं ऐसी सर्विसेज के लिए जो सर्विसेज कभी उस फिनटेक यूनिकॉर्न को दी ही नहीं गई हैं। तो किस लिए? मनी सिफन ऑफ करने के लिए, फंड को सिफन ऑफ करने के लिए, मिस एलोकेट करने के लिए। दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्रॉडुलेंट और सस्पेक्टेड ट्रांजेक्शन दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट न्यूज़ ऑफ मिंट। तो मनी सिफन ऑफ करने के लिए जो रिक्रूटमेंट फर्म है उसने फेक इनवॉइसेस जनरेट किए हैं, भारत पे से एसोसिएटेड है वो रिक्रूटमेंट फर्म, ऐसा पाया है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग EOW ऑफ दिल्ली पुलिस ने। इसके अलावा कई सारी और भी फर्म्स हैं जो भारत पे से एसोसिएटेड है पर उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी इस EOW को नहीं मिल पा रही है। और अगर रिक्रूटमेंट एजेंसीज की बात है तो अप्रॉक्सीमेटली 8 रिक्रूटमेंट एजेंसीज ऐसी हैं, कंसल्टेंसीज थी जो भारत पे ने हायर करी थी, जिसमें से 5 में ये फेक इनवॉइसेस के केसेस पाए गए हैं एज पर द रीसेंट इन्वेस्टिगेशन। और पुलिस का ये कहना है कि ये जो फर्म्स हैं 8 फर्म्स, इसमें से मैक्सिमम फर्म्स केवल इसीलिए स्टैब्लिश करी गई थी कि इनका अकाउंट इसीलिए केवल ओपन किया था कि केवल भारत पे से इनको सर्विसेज देनी थी, बाकी किसी और कंपनी से इनको किसी भी तरह या किसी और कंपनी को किसी भी तरह की सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करी गई थी। तो इंटेंशनली दीज फर्म्स वर एस्टैब्लिश्ड एंड देयर बैंक अकाउंट्स वर ओपन ओनली फॉर द पर्पज ऑफ सिफनिंग ऑफ फंड फ्रॉम दिस भारत पे यूनिकॉर्न। तो लेट अस सी कि इन्वेस्टिगेशन किस तरह से आगे जाता है। फिलहाल के लिए इट इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट पॉइंट फॉर भारत पे एंड मिस्टर ग्रोवर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इनेल पिक्स HSBC टू सेल इंडिया ग्रीन पोर्टफोलियो। तो इटली का जो इनेल ग्रुप है दैट इज लुकिंग टू सेल इज इंटायर रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस इन इंडिया, और उसके लिए उसने HSBC को हायर किया है फॉर द ट्रांजेक्शन। व्हाट इज दिस HSBC? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। तो फिलहाल के लिए इटली का जो इनेल ग्रुप है जिसका इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बिजनेस है और काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इसके पास हैं, तो फिलहाल के लिए सारा बिजनेस जो है वो सेल करने का प्लान कर रहा है इनेल ग्रुप। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो डील है ये अप्रॉक्सीमेटली $300 मिलियन की डील हो सकती है और इसी के लिए HSBC को अपॉइंट किया गया है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। स्टेट राइट कोल वेव इन द टाइम ऑफ रिन्यूएबल्स। तभी रिसेंटली स्टेट पावर मिनिस्टर की मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली में अर्लियर दिस मंथ, जिसको यूनियन पावर मिनिस्ट्री ने होस्ट किया था। और उसके अकॉर्डिंग, उस मीटिंग के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि जो स्टेट्स का जो इस मीटिंग में जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन था, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन था, दैट वाज ओपनिंग ऑफ न्यू कोल बेस्ड पावर प्लांट बिकॉज ऑफ द राइजिंग पावर डिमांड इन डिफरेंट स्टेट। तो एक और तो गवर्नमेंट जो है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो पावर मिनिस्ट्री है, वो रिन्यूएबल एनर्जी पर स्टेक लगा रही है, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रही। वहीं दूसरी ओर जो पावर मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है, स्टेट पावर मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हो रही है, उसमें जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो नए कोल बेस्ड प्लान को स्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी से जो इंक्रीजिंग पावर डिमांड है वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही। रिसेंटली इंडिया ने रिकॉर्ड हाई पावर डिमांड रजिस्टर करी है। और अगर हम स्टेट्स की बात करें तो स्टेट जो है उनके पास कोल की शॉर्टेज है, कोल का स्टोरेज नहीं है, जिसकी वजह से जो उनके कोल रन पावर प्लांट हैं वो फुली अपनी कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। दूसरी चीज़, वो सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस स्कैसिटी ऑफ कोल बेस्ड रॉ मटेरियल।
जिसकी वजह से कंट्री के कई सारे पार्ट्स में हमें ब्लैकआउट की सिचुएशन या इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस की सिचुएशन देखने को मिल रही है। इसी वजह से कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो नए मेगा साइज जो प्रोजेक्ट्स हैं कोल के, उनकी टेंडरिंग कर रहे हैं, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें और अपने स्टेट्स की पावर डिमांड को सेटिस्फाई कर सके। इसके अलावा कुछ स्टेट जो हैं वो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं उनके एक्सपेंशन, उनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए भी टेंडरिंग कर रहे हैं। और अगर हम देखें इस पर्टिकुलर ईयर में इंडिया की जो पावर डिमांड है ऑल अक्रॉस द कंट्री वाइज, अगर नेशन वाइज देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 224 गीगावाट रही है सिंस अगस्त, और अप्रॉक्सीमेटली 20% का इंक्रीज हर महीने हमें इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में देखने को मिला। तो विद 20% ग्रोथ रेट इंडियाज टोटल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड नेशन वाइड क्रॉस अप्रॉक्सीमेटली 240 गीगावाट, और ये अभी तक का रिकॉर्ड हाई डिमांड है। और अगर पास सेवरल ईयर्स को देखें, जितनी भी एनुअल मीटिंग्स हुई हैं एनर्जी और पावर मिनिस्टर्स की डिफरेंट स्टेट्स की, वहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस रहा है। तो 2014 में फोकस कोल सप्लाई था। 2016 से 18 के बीच में सेंट्रल स्कीम जो रूरल और अर्बन इलेक्ट्रिफिकेशन और कई सारे रिफॉर्म्स को लेकर के थी, वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहा है इन मीटिंग्स में। और 2019 में इन मीटिंग्स में जो डिस्कशन रहा, दैट इज टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी प्राइस फॉर कंज्यूमर एंड बेटर टेक्नोलॉजीज फॉर प्रीपेड मीटर्स, सच एज प्रीपेड मीटर्स। तो स्मार्ट मीटर्स, प्रीपेड मीटर्स, इस तरह के मीटर्स 2019 में पॉइंट ऑफ डिस्कशन थे। लेकिन 2014 में के बाद से वापस से इन मीटिंग्स में कोल सप्लाई, कोल बेस्ड पावर प्लांट, कैपेसिटी इन्हांसमेंट, ये सारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन फिर से इमर्ज होने लगे हैं। और अगर हम कोविड के बाद देखें तो डिस्कॉम्स जो थी वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हिट हुई थी। तो अब जो ये मीटिंग्स हो रही हैं पावर मिनिस्टर्स और एनर्जी मिनिस्टर्स में, इसमें वापस से वही पॉइंट ऑफ डिस्कशन या फोकस फिर से आ रहा है जो 2014 में था। आफ्टर अ डिकेड नाउ व्हेन country is actually moving towards a renewable sector, in these meetings the point of discussion against the wave of entire policy direction. So this is all about power plants. तो India's highest ever power demand जो कि हमें सितंबर के मंथ में देखने को मिली 20% हर महीने इंक्रीज हो रहा है, और ऐसा कहा जा रहा है नेक्स्ट ईयर ये डिमांड 250 गीगावाट तक पहुंच सकती है। थर्मल पावर जो है उनका अभी का शेयर 73 से लेकर के 75% है। रिन्यूएबल एनर्जी का 20 to 25% शेयर एज ऑफ नाउ है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लेकर के बताइए इस शेयर को कितना इंक्रीज करने की बात हुई है आगे आने वाले टाइम तक। सो इसी को लेकर के फिलहाल जो यूपी, तमिलनाडु, एमपी, गुजरात जैसे जो स्टेट्स हैं जहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, वो फिलहाल के लिए अपनी प्रायोरिटी अपनी स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड की सप्लाई को सेटिस्फैक्टरीली सैटिस्फैक्टरली करने की कोशिश कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, जबकि पॉलिसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पर ही होना चाहिए। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। इंडियाज एफडीआई शेयर गेन मोर देन अदर्स इन इट्स बैकयार्ड। तो इंडिया शेयर इन एफडीआई हैज बीन लार्जर कंपेयर टू कॉम्पीटिंग कंट्रीज इन द रीजन। तो कुछ ईयर्स का डेटा जो है वो एनालाइज किया गया है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का, और उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो टोटल शेयर गेन है एफडीआई में यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, उसको लेकर के एक एनालिसिस करी गई है। तो अगर हम 2023 फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में इंडिया का जो ओवरऑल एफडीआई है उसमें हमें फॉल देखने को मिला है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 22 के कंपैरिजन में 23 में जो एफडीआई है उसमें हमें फॉल देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल अगर हम इंडिया के शेयर की बात करें, इंडिया शेयर गेन इन एफडीआई हैज बीन लार्जर इन कंपैरिजन टू द काउंटर पार्ट इकोनॉमीज। तो बेसिकली जो ट्रेंड आइडेंटिफाई किया है मॉर्गन स्टैनले बेस्ड जो डेटा है, जिसने अपने खुद के एस्टिमेशन Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 का जो खुद का एस्टिमेशन है उसके बेसिस पे किया है, विच शोज दैट इंडियाज शेयर ऑफ ग्लोबल एफडीआई इनफ्लो, यहाँ इनफ्लो की बात हो रही है। तो इंडिया का अगर ग्लोबल एफडीआई देखें, ग्लोबल लेवल पर टोटल इंटायर एफडीआई इनफ्लो देखें, तो उस एफडीआई इनफ्लो में इंडिया का शेयर कुछ टाइम में इंक्रीज हुआ, जबकि 2023 जो कि लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर रहा उसमें हमारा एफडीआई फॉल किया। प्रोबेबली अगर उसमें बढ़ता तो हमारा शेयर और ज़्यादा इंक्रीज होता। तो इस पर्टिकुलर डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया का जो ग्लोबल इनफ्लो एफडीआई है वो अप्रॉक्सीमेटली
4% से इंक्रीज हुआ है इन Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 17 टू 4.2% इन Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23, यानी 2017 से लेकर के 2023 तक के FDI इनफ्लो का डेटा कंपेयर किया गया है और इस इनफ्लो डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया का जो शेयर है टोटल ग्लोबल FDI इनफ्लो में वो 2.4% से इंक्रीज होकर के 4.2% तक हो गया है एंड दैट रिप्रेजेंट अ ग्रोथ ऑफ 1.8% in FDI inflow share of India in this पीरियड। और अगर हम काउंटर पार्ट कंट्रीज या कॉम्पीटिंग कंट्रीज की बात करें तो वियतनाम में यही इंक्रीज जो इंडिया का 1.8% है, वियतनाम में 0.9% पॉइंट्स है, मलेशिया 0.9, ऑस्ट्रेलिया 0.9, इंडोनेशिया 0.8, ताइवान 0.7, साउथ कोरिया 0.5, फिलीपींस 0.2, थाईलैंड 0.1 और चाइना के केस में -0.1 परसेंटेज पॉइंट्स का डिक्रीज देखने को मिल रहा है फ्रॉम 2017 टू 2023। और अगर जापान को देखें तो ओनली जापान हैज़ अ हायर शेयर ऑफ FDI शेयर ग्रोथ ऑफ 2.4% पॉइंट एट द वेरी सेम पीरियड। तो 1.8% इस सेम पीरियड में इंडिया में ग्रोथ रेट इंडिया का ग्रोथ रेट रहा है किसमें, FDI इनफ्लो शेयर में। जापान का 2.4 और इंडिया के जो अदर काउंटर पार्ट कंट्रीज हैं उन सब का इंडिया से कम शेयर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट कंट्री वाइज ग्रोथ रेट इन शेयर ऑफ टोटल ग्लोबल FDI इनफ्लो। तो Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 27 से लेकर Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 तक का डेटा कंपैरिजन है। भले ही 23 में इंडिया का FDI इनफ्लो डिक्रीज हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर इस पीरियड में देखें तो हमें इंडिया में जो FDI शेयर गेन है वो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। यानी इंडिया में रिसेंट टाइम में जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर प्रेफरिंग इंडिया एज अ इन्वेस्टिंग डेस्टिनेशन। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स। गोयल #टेस्ला ऑन वे टू डबल इंडिया इंपोर्ट्स। तो जहां गवर्नमेंट रिसेंट इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस करने के डिसीजन को कंसीडर कर रही है, उसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जो हमारे ट्रेड मिनिस्टर हैं मिस्टर पीयूष गोयल, उन्होंने ट्यूसडे को टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो कि कैलिफोर्निया में है वहां पर विजिट किया है। तो जिस तरीके से ये रीसेंट अगर हम सीरीज ऑफ डिसीजंस को देखें जहां पर EV व्हीकल्स में इंपोर्ट ड्यूटी को कट करने की बात हो रही है एक स्पेसिफिक प्राइस रेंज में, और जिस तरीके से टेस्ला के कई सारे एग्जीक्यूटिव से रिसेंटली हमें मीटिंग देखने को मिल रही, हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में विजिट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारे सीरीज ऑफ इवेंट ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में प्रॉबेबली टेस्ला को इंडिया में एंट्री मिलने वाली है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। नाउ 10 to 15 years of experience are must for NHAI contractor staff। NHAI stands for नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए टेंडरिंग करती है NHAI, कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जाता है काम कई सारे मॉडल्स के बेसिस पर। अब फाइनली उन कॉन्ट्रैक्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रिवाइज किया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि नेशनल हाईवे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं अंडर इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन EPC, अब उनको मिनिमम 10 to 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर होगा किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में टेंडरिंग करने के लिए। तो फाइनली दिस डिसीजन कम्स आफ्टर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री फेस्ड क्रिटिसिज्म ओवर द क्वालिटी ऑफ हाईवे। क्योंकि रिसेंट टाइम में जिस तरीके से हाईवे की क्वालिटी को लेकर के क्रिटिसिज्म फेस करने को मिला है, स्पेशली हिल्स में और जैसे जो डिफिकल्ट टेरिटरी हैं, जो डिफिकल्ट जोग्राफीज हैं उनमें, उसके बाद से एलिजिबिलिटी को लेकर के कॉन्ट्रैक्टर्स की एलिजिबिलिटी को लेकर के कुछ नॉर्म स्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं और उन सारे सीरीज में जो एक्सपीरियंस है, मिनिमम एक्सपीरियंस, उसको भी रिवाइज किया गया है। अब NHAI का कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए आपकी फर्म्स को अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द वेरी सेम सेक्टर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। G20 वर्चुअल समिट may only take stock। So virtual meeting of G20 leaders जो कि November 22 को शेड्यूल है, that will take stock of New Delhi declaration and follow up on several crucial decision taken at the grouping summit जो कि सितंबर में हुई थी। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो G20 लीडर्स की जो ऑनलाइन समिट जो शेड्यूल है उसमें प्रॉबेबली जो नई दिल्ली में डिक्लेरेशन लिया गया था इन द मंथ ऑफ सितंबर
उसका फॉलोअप हो सकता है। इसके अलावा कई सारे और क्रूशल डिसीजंस या पॉइंट ऑफ डिस्कशंस जो है वो इमर्ज हो सकते हैं इस पर्टिकुलर वर्चुअल समिट में, जो कि 22 नवंबर को शेड्यूल है। और ऐसा भी एंटिसिपेट किया था कि प्रोबेबली इस पर्टिकुलर मीटिंग में जो नेक्स्ट ईयर है ब्राज़ील, वो टेकअप करेगा कई सारे पॉलिसी इनिशिएटिव नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ब्राज़ील को नेक्स्ट जो है वो प्रेसिडेंसी प्रोबेबली पर्सनशिप मिलने वाली है। तो उसके अलावा कई सारे इंपॉर्टेंट जो पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, वो भी इस मीटिंग में डिस्कस किए जा सकते हैं, ऐसा मानना है इंडिया का। लेट अस सी कि एक्चुअली में क्या आउटकम आता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। अक्टूबर WPI इन्फ्लेशन स्टे इन नेगेटिव फॉर 7th मंथ। फाइनली अक्टूबर महीने का भी WPI बेस्ड इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है वो रिलीज हो गया है और 7वें महीने लगातार होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसको हम फैक्ट्री गेट इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, वो अपने नेगेटिव टेरिटरी में बनी हुई है। एंड दिस डिक्लाइन कम्स ऑन द बैक ऑफ हाई बेस इफेक्ट एंड फॉल इन प्राइसेस। किसके प्राइस फॉल हुए हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड कमोडिटीज के प्राइस फॉल हुए हैं। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर डबल डिजिट में थी WPI, तो हाई बेस इफेक्ट का भी इम्पैक्ट है और कहीं ना कहीं जो प्राइजेस हैं कमोडिटीज़ के, चाहे वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हों या रॉ मटेरियल्स हों, इंटरमीडिएट गुड्स हों, वो भी फॉल कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी भी लगातार 7वें महीने जो इंडिया का होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन है वो अपने नेगेटिव टेरिटरी में है। 3 months लो ऑफ -0.52% इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। मेक एडल्ट्री अ क्राइम अगेन, पैनल टेल्स गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री पैनल ने वापस से गवर्नमेंट को बोला है कि एडल्ट्री, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है डिवोर्स का, उसको वापस से क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया जाए। अगर आप थोड़ा सा लीगल मैटर में अवेयर है तो रिसेंटली मीन्स आई थिंक 2 or 3 years बैक जो सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया था एडल्ट्री को, और इस पर्टिकुलर इशू को लेकर के बहुत आर्ग्यूमेंट भी उठा था कि वाई दिस एडल्ट्री हैज़ बीन डीक्रिमिनलाइज। इसको पहले क्रिमिनल ऑफेंस था, बाद में इसको सिविल ऑफेंस में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो इसी को लेकर के एक पार्लियामेंट्री पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया था गवर्नमेंट ने, और उस पार्लियामेंट्री पैनल की रिकमेंडेशन आ गई हैं और उस पार्लियामेंट्री पैनल ने बोला है कि गवर्नमेंट जो है वो सेक्शन 497 जो कि IPC का सेक्शन 497 है, जो कि अडल्ट्री से रिलेटेड है, उसको वापस से क्रिमिनल ऑफेंस में कन्वर्ट कर दे। इट शुड नॉट बी सिविल ऑफेंस। और क्यों, इसके पीछे रीज़न क्या दिया है? तो इसके पीछे रीज़न पैनल ने ये दिया है कि मैरिज एज इंस्टीट्यूशन इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैरिज की सैंक्टिटी को, सैक्रो सैंक्टिटी को मेंटेन करने के लिए इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जो ये एडल्ट्री है वो एक अगर क्राइम के फॉर्म में रहता है तो डेफिनेटली मैरिज एज इंस्टीट्यूशन काफ़ी लॉन्गर ड्यूरेशन तक सस्टेन कर सकता है, ऐसा मानना है पार्लियामेंट्री पैनल का। सो लेट अस सी कि इस पैनल की जो रिकमेंडेशंस आई हैं उस पर कितना एग्जीक्यूशन होता है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।